दोस्तों, आज की कहानी है बेटे के गुजरने पर ससुर ने विधवा बहू के साथ किया कांड। इधर कई दिनों से मैं बड़ी उलझन में थी। मेरे ससुर की बरसी आने वाली थी। मन में जब सोचती तो इसी नतीजे पर पहुंचती कि बरसी के नाम पर पंडितों को बुलाकर ठूस ठूस कर खिलाना, सैकड़ों रुपए की वस्तुएं दान करना, उनका फिर से बाजार में बिकना न केवल गलत बल्कि अनुचित कार्य है। इससे तो कहीं अच्छा यह है मृत व्यक्ति के नाम से किसी गरीब विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दे दिया जाए या किसी अस्पताल को दान दे दिया जाए। यो तो बचपन से ही मैं अपने दादा दादी का श्राद्ध करने का पाखंड देखती आई थी। मैं भी उसमें मजबूरन भाग लेती थी, खाना भी बनाती थी। पिताजी तो श्राद्ध का तर्पण कर छुट्टी पा जाते थे, पर पंडित व पंडिताइन को दौड़ दौड़ कर मैं ही खाना खिलाती थी। जब से थोड़ा सा होश संभाला था, तब से तो श्राद्ध के दिन पंडित जी को खिलाए बिना मैं कुछ खाती तक नहीं थी। पर जब बड़ी हुई तो हर वस्तु को तर्क की कसौटी पर कसने की आदत सी पड़ गई। तन मन में कई बार यह प्रश्न उठ खड़ा होता, क्या पंडितों को खिलाना, दान दक्षिणा देना ही पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? हमारे यहाँ दादाजी के श्राद्ध के दिन पंडित जी आया करते थे। दादी जी के श्राद्ध के दिन अपनी पंडिताइन को भी साथ ले आते थे। देखने में दोनों की उम्र में काफी फर्क लगता था। एक दिन माहरी ने बताया कि यह तो पंडित जी की बहू है, बड़ी पंडिताइन मर चुकी हैं। कुछ समय बाद पंडित जी का लड़का भी चल बसा और पंडित जी ने बहू को ही पत्नी बनाकर घर में रख लिया। मन एक वितृष्णा से भर उठा था। तब लगा विधवा विवाह समाज की सचमुच एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। पंडित जी को चाहिए था कि बहू के योग्य कोई व्यक्ति ढूंढकर उसका विवाह कर देते और तब वह सचमुच एक आदर्श व्यक्ति माने जाते। पर उन्होंने जो कुछ किया वह अनैतिकता ही नहीं, अनुचित भी था। बाद में सुना उनकी बहू किसी और के साथ भाग गई। मन में विचारों का एक अजीब सा बवंडर उड़ खड़ा होता। जिस व्यक्ति के प्रति मन में मान सम्मान ना हो, उसे अपने पूर्वज बनाकर सम्मानित करना कहाँ की बुद्धिमानी है। वैसे बुढ़ापे में पंडित जी दया के पात्र तो थे, कमर भी झुक गई थी, देखभाल करने वाला कोई ना था। कभी कभी चौराहे की पुलिया पर सिर झुकाए घंटों बैठे रहते थे। उनकी इस हालत पर तरस खाकर उनकी कुछ सहायता कर देना भिन्न बात थी, पर उनकी पूजा करना किसी भी प्रकार मेरे गले ना उतरता था। अपने विद्यार्थी जीवन में तो इन बातों की बहुत परवाह ना थी, पर अब मेरा मन एक तीव्र संघर्ष में जकड़ा हुआ था। इधर जब से मैंने एक महिला रिश्तेदार की बरसी पर दी गई वस्तुओं के लिए पंडिताइनों को लड़ते झगड़ते देखा तो मेरा मन और भी खट्टा हो गया था। पर क्या करूं, ससुर जी की मृत्यु के बाद से हर महीने उसी तिथि पर एक ब्राह्मण को तो खाना खिलाया ही जा रहा था। मैंने एक बार दबी जबान से इसका विरोध करते हुए अपनी सास से कहा कि बाबूजी के नाम पर कहीं और पैसा दिया जा सकता है, पर उन्होंने यह कहकर मेरा मुंह बंद कर दिया कि सभी करते हैं, हम कैसे अपने रीति रिवाज छोड़ दें। मेरी सास वैसे ही बहुत दुखी थी। जब से ससुर जी की मृत्यु हुई थी वह बहुत उदास रहती थी, अक्सर रोने लगती थी। कहीं आना जाना भी उन्होंने छोड़ दिया था, सो उन्हें अपनी बातों से और दुखी करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर दूसरी ओर मन अपनी इसी बात पर डटा हुआ था कि जब हम चली आ रही परंपराओं की निशाचरता समझते हैं और फिर भी आंखें मूंद कर उनका पालन किए जाते हैं, तो हमारे यह कहने का अर्थ ही क्या रह जाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं सोच समझकर और गुणदोष पर विचार करके करते हैं। मैंने अपने पति से कहा कि वे अम्मा जी से बात करें और से हमें उन्हें समझाने का प्रयत्न करें, पर उनकी तरफ से टका सा जवाब मिल गया, भैया यह सब तुम्हारा काम है। वास्तव में मेरे पति इस विषय में उदासीन थे। उन्हें बरसी मनाने या ना मनाने में कोई एतराज ना था।
अब तो सब कुछ मुझे ही करना था। मेरे मन में संघर्ष होता रहा। अंत में मुझे लगा कि अपनी सास से इस विषय में और बात करना, उनसे किसी प्रकार की जिद करके उनके दुखी मन को और दुखी करना मेरे बस की बात नहीं। मैंने अपने आप को जैसे तैसे बरसी बनाने के लिए तैयार कर लिया। हम लोग आदर्शों की, सुधार की कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया भर को भाषण देते फिरते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो विवश हो वही करने लगते हैं जो दूसरे करते हैं और जिसे हम हृदय से गलत मानते हैं। मेरे स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही थी। उसमें 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की छात्राएं भाग ले रही थी। प्रश्न उठा कि मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया जाए। मैंने प्रधानाध्यापिका के सामने अपनी सास को बुलाने का प्रस्ताव रखा। वह सहर्ष तैयार हो गई, पर मैंने अम्मा जी को नहीं बताया। ठीक कार्यक्रम से एक दिन पहले ही बताया। अगर पहले बताती तो वह चलने को बिल्कुल राजी ना होती। अब अंतिम दिन तो समय ना रह जाने की बात कहकर मैं जोर भी डाल सकती थी। अम्मा जी रामचरितमानस पढ़ रही थी। मैंने उनके पास जाकर कहा, अम्मा जी, कल आपको मेरे स्कूल चलना है मुख्य अतिथि बनकर। मुझे अम्मा जी बुरी तरह चौंक पड़ी। मैं कैसे जाऊंगी? मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? नहीं बहू नहीं, अभी तुम्हारे बाबूजी की बरसी भी नहीं हुई है। उसके बाद ही मैं कहीं जाने की सोच सकती हूँ, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। अम्मा जी, मैं आपको कहीं विवाह मुंडन आदि में तो नहीं ले जा रही। छोटी छोटी बच्चियां मंच पर आकर कुछ बोलेंगी। जब आप उनकी मधुर आवाज सुनेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। यह तो ठीक है, पर मेरी हालत तो देख। कहीं अच्छी लगूंगी ऐसी जाती हुई। हालत को क्या हुआ है आपकी? बिल्कुल ठीक है। बच्चों के कार्यक्रम में किसी बुजुर्ग के आ जाने से कार्यक्रम की रौनक और बढ़ जाती है। मुझे तो तू रहने ही दे तो अच्छा है, किसी और को बुला ले। नहीं अम्मा जी नहीं, आपको चलना ही होगा, मैंने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा। अब तो मैं प्रधाना अध्यापिका से भी कह चुकी हूँ। वह क्या सोचेंगी मेरे बारे में? तुझे पहले मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। मुझे मालूम था मेरी अच्छी अम्मा जी मेरी बात को नहीं टालेंगी, बस इसलिए नहीं पूछा था। अच्छा बाबा, तुम मानने वाली थोड़े ही है। खैर चली चलूंगी, अब तो खुश है ना? हाँ अम्मा जी, बहुत खुश हूँ। और आवेश में आकर अम्मा जी से लिपट गई। दूसरे दिन मैं तो सुबह ही स्कूल आ गई थी। अम्मा जी को बाद में ये नियत समय पर स्कूल छोड़ गए थे। एकदम श्वेत साड़ी से लिपटी अम्मा जी बड़ी अच्छी लग रही थी। ठीक समय पर हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया। प्रधानाध्यापिका ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा, आज मुझे श्रीमती कस्तूरी देवी का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। उन्होंने अपने दिवंगत पति की स्मृति में स्कूल को 2 टॉफियां व 10,000 रुपए प्रदान किए हैं। ट्रॉफियां 15 वर्षों तक चलेगी और वाद विवाद व कविता प्रतियोगिता में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दी भी जाएंगी। 10,000 रुपए से 2500 रुपए। 4 वर्षों तक हिंदी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दिए जाएंगे। मैं अपनी व स्कूल की ओर से आग्रह करती हूँ कि श्रीमती कस्तूरी जी अपना आसन ग्रहण करें। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। मैं कनखियों से देख रही थी कि सारी बातें सुनकर अम्मा जी चौंक पड़ी थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और चुपचाप मुख्य अतिथि के आसन पर जा बैठी थी। मैंने देखा उनकी आंखें छलछला आई है, जिन्हें धीरे से उन्होंने पोंछ लिया। सारा कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। छात्राओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया। अंत में विजयी छात्राओं को अम्मा जी के हाथों पुरस्कार बांटे गए। मैंने देखा पुरस्कार बांटते समय उनकी आंखें फिर छलछला आई थी। उनके चेहरे से एक अद्भुत सौम्यता टपक रही थी। मुझे उनके चेहरे से ही लग रहा था कि उन्हें यह कार्यक्रम अच्छा लगा
अब तक तो मैं स्कूल में बहुत व्यस्त थी, लेकिन कार्यक्रम समाप्त हो जाने पर मुझे फिर से बरसी की याद आ गई। दूसरे दिन मैंने अम्मा जी से कहा, अम्मा जी, बाबूजी की बरसी को 15 दिन रह गए हैं, मुझे बता दीजिए क्या क्या सामान आएगा, जिससे मैं सब सामान समय रहते ही ले आऊं। बहू, बरसी तो मना ली गई है, बरसी मना ली गई है। मैं एकदम चौंक पड़ी। अम्मा जी, आप यह क्या कह रही हैं? हाँ शीला, कल तुम्हारे स्कूल में ही तो मनाई गई थी। कल से मैं बराबर इस बारे में सोच रही हूँ। मेरे मन में बहुत संघर्ष होता रहा है। मेरी आंखों के सामने रह रह कर दो चित्र उभरे हैं। एक पंडितों को ठूस ठूस कर खाते हुए, ढेर सारी चीजें ले जाते हुए, फिर भी बुराई देते हुए, झगड़ते हुए। मैंने बहुत ढूंढा पर उनमें तुम्हारे बाबूजी कहीं भी ना दिखे। दूसरा चित्र है उन नन्ही नन्ही चहकती बच्चियों का, जिनके चेहरे से अमित संतोष, भोलापन टपक रहा है, जो तुम्हारे बाबूजी के नाम से दिए गए पुरस्कार पाकर और भी खिल उठी हैं, जिनके बीच जाकर तुम्हारे बाबूजी का नाम अमर हो गया है। मैंने देखा अम्मा जी बहुत भावुक हो उठी हैं। शीला, तूने कितने रुपए खर्च किए? अम्मा जी, 11,000 रुपए, 500 रुपए की ट्रॉफी और 10,000 रुपए नकद। तूने ठीक समय पर इतने सुंदर व अर्थपूर्ण ढंग से उनकी बरसी मनाकर मेरी आंखें खोल दी। ओह अम्मा जी, मैं हर साथ तरीके में उनसे लिपट गई। तभी ये आ गए। बोले, अच्छा, आज तो सास बहू में बड़ा प्रेम प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा जी, जैसे हम लड़ते ही रहते हैं। मैं उठते हुए बनावटी नाराजगी दिखाते हुए बोली। ये धीरे से मेरे कान में बोले, लगता है तुम्हें अपने मन का करने में सफलता मिल गई है। हाँ, जिद्दी तो तुम हमेशा से हो। ये मुस्कुरा पड़े। ऐसी ही जिद करके तुमने मुझे भी फंसा लिया था। धत, मैंने कहा और मेरी आंखें एक बार फिर अम्मा जी के चमकते चेहरे की ओर उड़ गई।